तो फाइनली दोस्तों आप सभी को जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे, जिस वीडियो को आप सभी को मैंने देने का वादा किया था, तो फाइनली वीडियो आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली कक्षा 12वीं के से कृषि विज्ञान का आपका जो कल 18 मार्च को जो पेपर होने वाला है, मतलब कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों का आपका जो 18 मार्च को जो पेपर होने वाला है, उसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो आ चुकी है। जैसा कि आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा कल पेपर होने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, तो फाइनली वीडियो आ चुकी है, जिस वीडियो के लिए आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे। इस वीडियो में आपको मैं प्रश्न 1 से 20 तक के कौन कौन से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फसल उत्पादन की तैयारी भी मैं ही करवाऊंगा। इस वीडियो में आपको मैं प्रश्न 1 से 20 तक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ, अगर उनकी तैयारी करके आप पेपर में जाते हो तो आप कल का पेपर पूरी तरह से अच्छे से लिखकर आ जाओगे। तो यहाँ पर मैं आइए आपको क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपको कल के पेपर के लिए पढ़कर जाना है। तो आइए यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन पढ़कर जाना है। पहला आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 लाइट मतलब प्रकाश, उसमें से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करके जाना है, जो कि आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्वस्थ नेत्र की दृष्टि परास होता है। तो यहाँ पर स्वस्थ नेत्र की दृष्टि परास कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगी कि स्वस्थ नेत्र का दृष्टि परास क्या होता है, तो आप इसका नोट करके लिखोगे। अगर वाक्य में पूछा जाए या सही विकल्प या किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ठीक है। दूसरा है क्या? दूरदृष्टि दोष का कारण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो दूरदृष्टि उसका दोष का क्या कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। ठीक। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपको? यहाँ पर पूछा था आइरिस के माध्यम में एक छोटा सा छेद होता है जो कि खालिस्तान कहलाता है। आपको ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली। आइरिस के मध्य एक छोटा सा छेद होता है जो कि पुतली कहलाता है। ठीक है। चौथा है प्रकाश का रंग पहचाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो प्रकाश का रंग पहचाना जाता है तरंग दैर्घ्य से। तरंग दैर्घ्य से ही प्रकाश का रंग पहचाना जाता है। और ये जो पांचवा ऑब्जेक्टिव है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो पांचवा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्वस्थ नेत्र के लिए निकटतम या निकट बिंदु या निकटतम दूरी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम क्या है? अनंत तक। ठीक है। तो स्वस्थ नेत्र की निकटतम दूरी क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रकाश का रंग जो तो मैंने बता दिया। ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूटन ने। किसने दिया था? प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। ठीक है। सातवां क्या है? शुद्ध वर्ण क्रम में सीमांत रंग होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध वर्ण क्रम में सीमांत रंग होते हैं बैंगनी और लाल। कौन कौन से कलर होते हैं? एक बैंगनी होता है, एक कौन सा होता है? लाल। ठीक है। नोट रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आठवां क्या है? धूप चश्मे की क्षमता होती है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि धूप चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा शून्य। कितनी होती है? शून्य। कितनी होती है? शून्य। ठीक है। उसके बाद नौवां है अपवर्तन के द्वितीय नियम के खोजकर्ता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नेल। अपवर्तन के द्वितीय नियम के खोजकर्ता कौन है? स्नेल है। यह वैज्ञानिक का नाम बताए तो फिर वो भी स्नेल है। ठीक है। फिर यहाँ मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? तो मानव नेत्र में अभिसारी लेंस होता है। यही पूछा जाए कि मानव नेत्र में लेंस होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसारी। मानव नेत्र में खालिस्तान लेंस होता है, तो मानव नेत्र में अभिसारी लेंस होता है। ठीक है। फिर 11वां अवतल लेंस को खालिस्तान लेंस भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है। तो इन ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो सभी ऑब्जेक्टिव आप आराम से याद कर लोगे। अगर एक बार में नहीं याद होता तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। टाइम है हमारे पास, अभी ये वीडियो आ रही है लगभग 9 मार्च को या आज 9 मार्च है, तो 9 मार्च को ये वीडियो आ चुकी है। आपके पास 18 मार्च तक है, तो बहुत अच्छी तैयारी मैं करवाऊंगा। आपका भाई आपके साथ है। अब बस हम आपको जो वीडियो बता रहे हैं, आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनकी तैयारी करते रहिए। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो की जो नोटिफिकेशन वो आपके पास आ जाए। ठीक है। उसके बाद आपका जो चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, मतलब आपका जो चुंबकत्व मैग्नेटिक। तो यहाँ पर चुंबकत्व में से भी आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ के जाना है। इसमें भी आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आपको पूछा जाएगा कि चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाता है। देखते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2ml। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा लोहा निकिल कोबाल्ट खालिस्तान पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाए, याद रखना, लोहा निकिल और कोबाल्ट एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। कौन से, किस प्रकृति के? लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय में सोडियम, मैग्नीज, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम कैसा पदार्थ है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ। अगर आपको पूछा जाएगा मैग्नीज कैसा पदार्थ है, तो ये हो जाएगा अणुचुंबकीय पदार्थ। प्लेटिनियम कैसा पदार्थ है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ। ऑक्सीजन कैसा पदार्थ है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ। एल्यूमिनियम कैसा पदार्थ है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ। किसी इन चारों में से किसी एक को भी पूछा जाए, सभी भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि बल का मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेना चाहिए। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, जो कि एसआई में होता है। ठीक है, एसआई पद्धति में न्यूटन और सीजीएस पद्धति में डायन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको एसआई पद्धति में अगर बल का एसआई पद्धति में मात्रक पूछा है तो न्यूटन, और अगर आपको सीजीएस पद्धति में पूछ लिया जाए तो डायन। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, पहले मैंने आपको अनुचुंबकीय बताया, अब यहाँ पर प्रतिचुंबकीय देखिए। तो यहाँ पर जो सोना एयू, सिल्वर मतलब चांदी, तांबा, पारा और हाइड्रोजन कैसे पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अगर आपको पूछ लिया जाए सोना खालिस्तान पदार्थ है, तो सोना प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। सिल्वर या चांदी कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तांबा कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय। पारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पारा भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, और सोना भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। मतलब किस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ होता है, क्यूरी ताप। ऐसा क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, चुंबक में प्रत्येक क्षण कितने चुंबकीय ध्रुव होते हैं। तो यहाँ पर चुंबक में प्रत्येक क्षण कितने ध्रुव होते हैं, 2, N और S। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय बल का मान खालिस्तान होता है। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय बल का मान शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। और 9 चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। यह पूछा जाता है चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को खालिस्तान का है तो यहाँ पर नहीं काटती है। ठीक है, या चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को खालिस्तान काटती है तो नहीं काटती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो ये यहाँ पर वेबर पर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर। यहाँ पर मैंने स्वयं ने आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले। यहाँ पर आपका भाई बहुत ही मेहनत कर रहा है आपको पास कराने के लिए। आप सभी को मेरे को टॉप कराना है। आप सभी रिजल्ट आने के बाद कमेंट कीजिएगा कि सर हमने आपके चैनल के माध्यम से तैयारी की और हमने टॉप किया। आप कमेंट करोगे, आप टॉप करोगे। ठीक है, यहाँ पर 11वां है, क्या है, चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच की दूरी क्या कही जाती है, प्रभावी कार्य लंबाई। या यूं पूछ लिया जाएगा कि एक वाक्य में कि प्रभावी कार्य लंबाई क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी प्रभावी कार्य लंबाई कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, नर्म लोहे से बना चुंबक खालिस्तान होता है। तो नर्म लोहे से बना चुंबक खालिस्तान चुंबक होता है। तो अस्थायी चुंबक, कैसा चुंबक, अस्थायी। किस कौन से लोहे से, नर्म लोहे से। या यूं पूछ लिया जाए कि अस्थायी चुंबक किस लोहे से बना था, तो नर्म लोहे से। ठीक है, याद रखिएगा। किस प्रकार भी ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपको तो ऐसी तैयारी करना है कि आपको रात को 2 बजे उठकर भी पूछा जाए तो आपको सही आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है, 13वां क्या है, चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान खालिस्तान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, मध्य में चुंबकत्व का मान कैसा होता है, शून्य। ठीक है, अब चैप्टर 3 आपका जो उष्मा हीट। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि पानी की विशिष्ट उष्मा होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है कि पानी की विशिष्ट उष्मा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। पानी की विशिष्ट उष्मा होती है 1, इसीलिए मैंने इसको पहले नंबर पर भी रखा है। तो पानी की विशिष्ट उष्मा होती है 1। ठीक है, दूसरा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 32 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, याद रखना, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 32 डिग्री सेल्सियस। तीसरा, सूर्य से उष्मा संचरण खालिस्तान द्वारा होती है। तो विकिरण द्वारा होते हैं, विकिरण द्वारा होता है। किस होता है, विकिरण द्वारा, सूर्य से उष्मा संचरण। ठीक है, और चौथा ऑब्जेक्टिव है विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक। विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा। पांचवा, कैलोरी मापी खालिस्तान के बनाए जाते हैं। तो किसके बनाए जाते हैं, तांबे के। कैलोरी मापी किसके बनाए जाते हैं, तांबे के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि विशिष्ट उष्मा का, तो फिर बता दिया। बर्फ का गुप्त उष्मा का मान, बर्फ की गुप्त उष्मा का मान कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा, बर्फ की गुप्त उष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम। और उसी प्रकार भाप की गुप्त उष्मा कितनी होती है, 536 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, किसकी विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा होती है पानी की। और आप सभी को मैंने पहले ही नंबर पर बताया कि पानी की विशिष्ट उष्मा होती है 1। तो यहाँ पर याद रखिएगा, किसकी विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है, पानी की। और पानी की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है, 1। ठीक है, 9वां, सुराही का पानी शीघ्र ठंडा हो जाता है। ये आपको खालिस्तान पूछा जाता है कि खालिस्तान का पानी शीघ्र ठंडा हो जाता है, या किस पानी का
मतलब कौन सा पानी शीघ्र ठंडा हो जाता है, सुराही का। ठीक है, तो 10वां है न्यूटन का शीतलन नियम पौधों के लिए भी लागू होता है। तो न्यूटन का शीतलन नियम खालिस्तान के लिए भी लागू होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधों के लिए। या यू क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन फंसे हुए, कौन कौन से, अगर आपको पूछ लिया जाए कि शीतलन का नियम किसने दिया था, तो यहाँ पर बताइए किसने दिया था। यहाँ क्या बोल रहा है, न्यूटन का शीतलन नियम, तो शीतलन नियम किसने दिया होगा, न्यूटन भाई ने। किसने दिया था, न्यूटन ने। तो न्यूटन का शीतलन नियम पौधों के लिए भी लागू होता है, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 कैलोरी बराबर खालिस्तान जूल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। कितना होता है, 4.2, 4.2 जूल। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर 12वां आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, डॉक्टरी थर्मामीटर खालिस्तान का पैमाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ़ारेनहाइट। ठीक है, 13वां थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है, तो पारा। थर्मामीटर में पारा धातु का प्रयोग किया जाता है। पारा एक धातु है, याद रखने का। अगर आपको पूछ लिया जाए कि पारा एक धातु या अधातु, या यू और सत्य सत्य में दे दी कि पारा धातु है तो सत्य, और पारा अधातु है तो असत्य। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा का ईसाई मात्रक, तो उष्मा का ईसाई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। याद रखिएगा। ठीक है, 15वां है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का कैसा होता है, गलनांक या क्वथनांक, तो गलनांक। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक होता है। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले आपने कृषि विज्ञान क्लास 12th का जो पीसीएमबी का जो कृषि विज्ञान का ब्लूप्रिंट मैंने इससे पहले वीडियो में दिया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जाकर देख लीजिएगा। ब्लूप्रिंट को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के माध्यम से ही आपका पेपर तैयार होता है। तो अगर आप ब्लूप्रिंट समझ जाओगे तो आप अपने पेपर की तैयारी बहुत आसानी से करोगे। यहाँ पर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, साथ ही आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको उष्मा का मापन खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मा का मापन कैलोरी माप द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछ लिया जाता है। तापांतर के कारण स्थानित ऊर्जा खालिस्तान कहलाती है या तापांतर के कारण स्थानित ऊर्जा कहलाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उष्मा। क्या हो जाएगा, उष्मा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा शराब का प्रमुख अवयव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, शराब का प्रमुख अवयव कौन सा है, तो एथिल एल्कोहल। याद रखिएगा, खालिस्तान में पूछा जा सकता है कि शराब का प्रमुख अवयव खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अधिकतर पूछ लिया जाता है कि किण्वन एक धीमी एवं खालिस्तान क्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी। आपके पास ऑप्शन है उष्माशोषी और उष्माक्षेपी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी। याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा है कृषि में यूरिया का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है, तो यूरिया का उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला ही पूछा जाएगा कि यूरिया के बायूरेट परीक्षण में विलयन का रंग खालिस्तान होता है, तो याद रखिएगा यूरिया के बायूरेट परीक्षण में विलयन का रंग बैंगनी होता है। कौन सा होता है, बैंगनी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एथिल एल्कोहल का सूत्र, तो बहुत ही सरल है, अगर इसका आपने सामान्य सूत्र नहीं याद किया तो याद कर लीजिएगा। क्या होता है, यहाँ पर होता है CN। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा है एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो एथिल मतलब यहाँ पर हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, फिर नेक्स्ट किण्वन क्रिया के अनुकूल के लिए अनुकूलन ताप, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया क्या जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मेथिल एल्कोहल एक खालिस्तान पदार्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषैला पदार्थ। मेथिल एल्कोहल एक विषैला पदार्थ है। ठीक है, और यहाँ पर 8वां है परिशुद्ध एल्कोहल की सांद्रता कितनी होती है, तो 100%। परिशुद्ध एल्कोहल की सांद्रता कितनी होती है, 100%। ठीक है, 9वां क्या है, दूध से दही बनना खालिस्तान क्रिया का उदाहरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किण्वन। दूध से दही बनना कौन सी क्रिया है, किण्वन क्रिया का उदाहरण है। या यूं पूछ लिया जाए कि दूध से दही बनना किस क्रिया का उदाहरण, तो किण्वन। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार पूछे, सही जोड़ी में पूछे, सत्य सत्य में, किसी भी 1 से 5 तक किसी में क्वेश्चन पूछे, आपको ये क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है, आपको यहाँ पर तैयारी करना है। अभी एक बार देखो, फिर एक बार फिर से देखो, और पेपर के टाइम पहले अगर आप सुबह, जैसे आपके पेपर 9 बजे से स्टार्ट होता है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप ये 7 से 8 के बीच एक बार देख के चले जाएगा, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछ लिया जाता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूरिया का रासायनिक सूत्र। बाकी सभी याद करना है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरिया का रासायनिक सूत्र। और क्या होता है इसका सूत्र, NH2CO NH2। बहुत ही सरल है, पहली बार लिखो NH2, क्या लिखो NH2, फिर OH लिखो, सॉरी O क्या CO लिखो, फिर NH2 लिखो, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, NH2CO NH2। ठीक है, 11वां क्या है, मेथिल एल्कोहल का एक खालिस्तान एल्कोहल है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल। कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल। अगर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, यूरिया में खालिस्तान नाइट्रोजन पाई जाती है, कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, या एक वाक्य में पूछ लिया जाएगा यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 46%। क्या हो जाएगा
46%, याद रखिएगा 46%। अभी आपके अगर आपके स्टडी टेबल उसके सामने चिपका लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है किण्वन का पीएच मान कितना होता है? 6 से 7। कितना होता है? 6 से 7 के बीच, ठीक है, या 6 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथिल एल्कोहल का सूत्र, तो मेथिल एल्कोहल सूत्र होता है CH3OH, ठीक है। 15वां एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम, क्या है, क्या पूछा है? सोडियम लोरेल सल्फेट एक अच्छा खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम लोरेल सल्फेट एक अच्छा अपमार्जक है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा है किसी भी एस्टर के किसी भी क्षार द्वारा जल अपघटन क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, या यूँ पूछ लिया जाएगा कि साबुनीकरण क्या है, तो किसी भी एस्टर के किसी भी क्षार द्वारा जल अपघटन क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। तीसरा उच्चतर वसीय अम्लों के धात्विक गुणों को साबुन कहते हैं, क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर साबुन किसे कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन छुपे। तेल खालिस्तान अवस्था में होते हैं, तो तेल द्रव अवस्था में, और वसा ठोस अवस्था में होता है, याद रखिएगा। तेल द्रव अवस्था में होता है और जो वसा होती है वो ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नारियल का तेल वनस्पति वसा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैतून का तेल, तो जैतून का तेल क्या होता है? वनस्पति तेल होता है, याद रखिएगा, जैतून का तेल वनस्पति तेल। और यहाँ पर 7वां दाढ़ी बनाने वाले साबुन में अधिक झाग लाने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो रेजिन का उपयोग किया जाता है। एक वाक्य में अधिकतर पूछ लिया जाता है कि दाढ़ी बनाने वाले साबुन में अधिक शाख लाने के लिए किस धातु ये किसका उपयोग करते हैं, तो रेजिन का उपयोग, ठीक है। 8वां, क्या साबुन का कार्बनिक खालिस्तान यौगिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिड लवण वर्ग का, ठीक है। नेक्स्ट है खालिस्तान द्वारा तेल से वनस्पति घी बनता है, या किस विधि द्वारा तेल से घनस्पति बनता है, तो हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा तेल से वनस्पति घी बनता है, ठीक है। 10वां, तेल में खालिस्तान समूह उपस्थित होता है, तो तेल में एस्टर समूह उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि उत्तकों का निर्माण खालिस्तान द्वारा होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर स्टार बना रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो उत्तकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा, याद रखिएगा। दूसरा, स्टार्च एक खालिस्तान है, तो इसका आंसर याद हो जाना चाहिए आपको सभी को, पॉलीसेकेराइड। क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। तीसरा, लैक्टोज खालिस्तान है, तो लैक्टोज एक दुग्ध शर्करा है, ठीक है। चौथा, सबसे मीठी शर्करा फ्रुक्टोज होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक खालिस्तान है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रदोदी रोग। बहुत ज़्यादा पूछ लेता है कभी कभी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रदोदी रोग। यहाँ पर जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूँ उनकी तैयारी आपको करना है। अगर आपने इनकी तैयारी अच्छे से कर ली तो आप पेपर को आप पूरी तरह से पेपर में आप तबाही मचा दोगे। पेपर आपका बहुत ही अच्छी तरह से जाएगा। आप पेपर में सभी क्वेश्चन आप कवर करके आओगे, सभी आपको अटेम्प्ट करोगे आप सभी में, फिर आप वापस आकर कमेंट करोगे सर आपने वही क्वेश्चन दिए, मतलब हमारे पेपर में वही क्वेश्चन आए जो कि आप सभी ने बताया था, मतलब आपके चैनल के माध्यम से हमने तैयारी की और आप पेपर बहुत अच्छी तरह से गया और आप फसल उत्पादन की तैयारी करवाई। यहाँ पर जिन बच्चों ने पशुपालन की तैयारी की थी उनका पेपर बहुत अच्छी तरह से गया था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर विटामिन डी को खालिस्तान विटामिन भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सनशाइन, ठीक है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। 8वां, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और 9वां, लिपिड्स जल में अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? लिपिड्स जल में कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात नोट कर लो, मैंने आप सभी को बताया ये पार्ट 1 है। ऑब्जेक्टिव की 2 वीडियो बनेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहाँ पर दोनों वीडियो देखिएगा। आप एक वीडियो को देख लोगे, बाद में आकर कमेंट करोगे सर आपने पूरे ऑब्जेक्टिव नहीं बताए। यहाँ पर 2 वीडियो आएगी। अगर अभी ये वीडियो आप लेट देख रहे हो, 17 या आप 15 से 18 के भी देख रहे हो, तो वीडियो की पार्ट 2 वीडियो आई होगी। और अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो वीडियो इसकी जो पार्ट 2 है कल तक आ जाएगी। तो पार्ट 2 को वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक सभी की तैयारी में आपको करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, बस इतना ही आपका काम है। बस यहाँ पर बता रहा हूँ उतनी तैयारी कर लो। और अभी मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ ना, वो आप ऑब्जेक्टिव की जो 2 वीडियो रहेगी ना, उसको आप पेपर के पहले दिन एक दिन देख लीजिएगा। अभी तो देखना ही, अभी तो तैयारी करना ही, अभी भी देख लो। और पेपर से पहले आप जो सुबह उठोगे 6 से 7, 7 से 8, इसके बीच भी एक बार देख के चले जाएगा, ठीक है। 10वां, विटामिन डी, सॉरी 9वां बता दिया, विटामिन डी। 10वां, विटामिन डी की कमी से बच्चों में खालिस्तान रोग हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूखा रोग। कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास का प्रमुख अवयव, याद रखिएगा कपास का प्रमुख अवयव क्या होता है? कपास का प्रमुख अवयव होता है सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा। कपास का प्रमुख अवयव खालिस्तान होता है तो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 12वां, प्राकृतिक रेशम खालिस्तान का उदाहरण, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक रेशम किसका उदाहरण है? प्रोटीन का उदाहरण, ठीक है। 13वां, अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा 20 से 30%।
लास्ट वाला क्वेश्चन है, अब मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का प्रमुख अवयव स्टार्च। क्या होता है आलू का प्रमुख अवयव, क्या होता है याद रखिएगा, खालिस्तान में पूछा जाता है कि आलू का प्रमुख अवयव क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। के बाद यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ के जाना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ के जाना है। आपको पूछेगा खसरा जीवाणु से होने वाली बीमारी है, ये आपको सत्य असत्य में पूछेगा। तो अगर आपको पूछेगी खसरा जीवाणु से होने वाली बीमारी, तो ये आंसर हो जाएगा गलत, ये असत्य है, खसरा जीवाणु से नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछे खसरा जीवाणु से होने वाली बीमारी, तो आप असत्य लिखेगा। और दूसरा कुष्ठ रोग वायरस से होने वाली बीमारी, तो यह भी असत्य है। ठीक है, तीसरा अगर आपको तीसरा क्या है, तीसरा क्या पूछा आपको, हरे रंग के शैवाल में खालिस्तान पाया जाता है। तो अगर आपको पूछे कि हरे रंग के शैवाल में खालिस्तान पाया जाता है, तो इसका आंसर आपको हरित लवक लिखना है। हरे रंग के शैवाल में हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, और चौथा है जीवाणु में पर्ण रहित का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, पांचवा है जिब्रेलिन हार्मोन खालिस्तान कवक द्वारा पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एड्स क्या, छठवा देखिए, एड्स खालिस्तान विषाणु द्वारा होता है। तो इसका हो जाएगा एडिनो, एड्स एडिनो विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, सातवां मनुष्य में हैजा रोग खालिस्तान द्वारा फैलता है। तो मनुष्य में हैजा रोग जीवाणु द्वारा फैलता है, क्या है, जीवाणु द्वारा। ठीक है, आठवां जीवाणु की खोज खालिस्तान ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ल्यू वेन होक ने की थी। किसने की थी, ल्यू वेन होक ने, किसकी खोज, जीवाणु की खोज। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है आपको, अगर आपको पूछे कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीव खालिस्तान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिनोमोसाइटिस। क्या हो जाएगा, एक्टिनोमोमाइसेटिस। ठीक है, और 10वां प्रतिजीवी खालिस्तान कवक से प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। ठीक है, 11वां नीले हरे शैवाल खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है शैवाल की कोशिका भित्ति खालिस्तान की बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोस। ठीक है, 13वां तंबाकू खालिस्तान वायरस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोजेक रोग। ठीक है, याद रखिएगा। उसके यहाँ पर आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको तैयार करके जाना। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगर आपने इस वीडियो से पहले अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैंने जितनी वीडियो दी है, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक के सभी क्वेश्चनों की वीडियो दी है, उन सभी को तैयार करना। इसी अगर आप इन वीडियो को देखते हो, तो आपका कृषि विज्ञान का जो पेपर है वो 100% अच्छा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको तैयार कर जाना है। अगर आपको पूछे दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम खालिस्तान है, तो यहाँ पर मैं आपको खालिस्तान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर खालिस्तान भी पूछ लेता है। अगर आपको सत्य असत्य किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन यही पूछेगा। ठीक है, तो ये किसी भी प्रकार पूछ ले, अगर आपको पूछ ले कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए, तो आप क्या नाम लिखोगे, लैक्टिबेसिलियस लैक्टिस। ठीक है, 15वां खालिस्तान एक कोशिकीय के सूक्ष्म जीव है। तो प्रोटोजुआ एक कोशिकीय के सूक्ष्म जीव है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना, सूत्र क्या लिखा, सूत्रकृमि पौधों में वायरस रोग वाहक का कार्य करते हैं। क्या, वायरस रोग वाहक का कार्य करते हैं, किसमें, सूक्ष्मकृमि पौधों में। ठीक है, 17वां क्या है, साइट्रिक अम्ल का निर्माण क्या है, एस्पिराजिलस नाइगर कवक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, एस्पिरा नाइग्रस द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार किया जाना है, मनुष्य में दांत बीमारी ट्राइकोफाइटोकोन कवक द्वारा फैलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या, सिरका के निर्माण में एसिटोबैक्टर जीवाणु सहायक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। जीवाणु में पर्ण रहित नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, जीवाणु में पर्ण रहित नहीं पाया जाता है। टीबी जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है, याद रखिएगा, टीबी जीवाणु जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्या, कवक परजीवी होती है। अगर आपको पूछे कवक खालिस्तान होते हैं, तो परजीवी, याद रखिएगा। अगर आपको सत्य असत्य में पूछेगी कवक परजीवी होते हैं, तो सत्य। अगर एक वाक्य में पूछेगी, एक वाक्य में तो नहीं पूछेगा अधिकतर, लेकिन यह आपको खालिस्तान में पूछने की ज़्यादा यहाँ पर चांस है। ठीक है, तो कवक परजीवी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछे राइजोबियम खालिस्तान जीवाणु होते हैं, या ये अगर आपको क्या सही जोड़ी में पूछ लिया जाता है कभी कभी, राइजोबियम या सहजीविता, तो सहजीविता राइजोबियम जीवाणु होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और मूंगफली का टीका रोग सर्करो स्प्रे पोनेट का कवक द्वारा होता है। ठीक है, और क्या है, नील हरित शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। और युग्लना जीव ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम में शैवाल सोपाशी होती है। ठीक है, विषाणु की खोज आइनो वस्की ने की थी। और युग्लिना जीव तो यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, विषाणु की खोज भी बता चुका हूँ। गलसुआ रोग वायरस से होता है। कुत्तों का पागलपन रोग रेबीज विषाणु से होता है, याद रखिएगा, अधिकतर पूछा जाता है। कुत्तों का पागलपन रोग कौन सा है, रेबीजिनिस विषाणु से, याद रखिएगा। ठीक है, जो रेबीज रोग होता है वो कुत्तों के कौन, मतलब जो कुत्तों में जो पागलपन का रोग होता है वो विषाणु से होता है। कौन सा रोग, रेबीज रोग। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है केचुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको पूछे केचुआ किसान का मित्र कहलाता है, या अगर आपको पूछे खालिस्तान किसान का मित्र कहलाता है तो केचुआ किसान का मित्र कहलाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, हेक्सोपोडा का अर्थ है जिसके 6 पाँव हो। ठीक है। और तीसरा, लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिकोरा है। ठीक है। और मधुमक्खी एक लाभदायक कीट है। केचुआ अबेलिंग होता है। दीमक को सफेद चींटी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, दीमक को सफेद चींटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दीमक को जाना जाता है। ठीक है। मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, आप सभी को पता है। टिंडे फसल के लिए हानिकारक होते हैं। केचुआ का संघ एनीलिंडा है। ठीक है। केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हो, फटाफट मधुमक्खी पालकों को एपीकल्चर कहा जाता है। फिर तिलचिट्टा में एक छोटी सी संयुक्त नेत्र होते हैं। टिड्डे का संघ अर्थोपोडा अनेक कीटों, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैं आपको देखिए, यहाँ पर रानी मधुमक्खी प्रतिदिन कितने 2000 अंडे देती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप सभी भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। यहाँ पर आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फटाफट इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आपको 100% पूछे जाएंगे। अगर आपने इन ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं की है तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो आप बिगाड़ सकते हो। तो इनकी तैयारी आपको करना है। और इससे पहले मैंने आपको कौन से पार्ट 1 वीडियो में आपको मैंने 6 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ, तो उन्हें भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है। उसके बाद इसको तो तैयार करना ही है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रहे हो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इससे पहले मैंने आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक और 1 अंक का पार्ट 1 वीडियो दे चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और उन्हें देखिए। अगर आपको यहाँ पर पूछ लेगी, यहाँ पर आप क्या पूछेगा, जिन आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते, याद रखिएगा, जिन आनुवंशिक लक्षणों के क्या होते, वाहक होते। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सभी के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका क्षेत्रमिति का जो चैप्टर है उसमें से भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपको सूत्र पूछ ले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित लंब। विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र यहाँ पर आपको दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र दिया है। समबाहु समांतर चतुर्भुज, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a², घन का आयतन a³ तो ये सभी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यहाँ पर आपको मैं जो बता रहा हूँ उन सभी को यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर जैसे कि क्षेत्रमति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है जिसका अर्थ माप होता है। अगर आपको पूछे कि क्षेत्रमति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई तो ग्रीक भाषा से हुई, और इसका अगर आपको अर्थ पूछे तो क्या होता है, क्षेत्रमति का अर्थ होता है माप। ठीक है। क्षेत्रमति गणित की, अगर आपको क्षेत्रमति की परिभाषा पूछे तो क्षेत्रमति की परिभाषा क्या हो जाएगी, क्षेत्रमति गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम ज्यामितीय, आकृतीय, क्षेत्रफल, आयतन आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको पूछे समकोण त्रिभुज का एक कोण खालिस्तान डिग्री का होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है। तो याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यहाँ पर आप सभी देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं बराबर होती है, याद रखिएगा। और आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसमें से भी आपको ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये वाली सारणी याद करोगे तो 2 ऑब्जेक्टिव आपके पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे। वहाँ अगर आपको पूछे sin 30 का मान बताए तो sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। अगर आपको पूछे अगर आपको tan 60 का मान पूछ ले तो क्या हो जाएगा, करनी 3 सेक। आपको 30 का पूछे तो 2/√3। तो आप याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये सारणी याद कर लेते तो आपकी सारणी पूरी, आपकी त्रिकोणमिति में जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको sin 0 का मान पूछ ले तो sin 0 का मान 0 ही होता है, 0 डिग्री पर। ठीक है। अगर sin 60 डिग्री पर बोले तो √3/2। ठीक है, याद रखिए। और sin 90 का मान 1 होता है। ठीक है। तो ये सारणी पूरी तरह से आपको याद कर लेना है। आपके ऑब्जेक्टिव, ये सारणी आपको याद करके जाना ही जाना है। 100% इस सारणी से आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के 2 क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो ये वाली अगर आप सारणी याद कर ले तो आपके 2 अंक पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे। एक बार ये सारणी याद करोगे आपके 2 अंक पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे। अधिकतर sin 30 का मान पूछता है तो याद रखिएगा sin 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है। तो ये तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर है आपका जो सांख्यिकी 3 वाला पार्ट है, उसमें से आपको पूछेगा मानक विचलन का गुणांक का सूत्र। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, यह सूत्र अधिकतर पूछता ही है कि मानक विचलन गुणांक का सूत्र क्या होता है। तो मानक विचलन, इसका सूत्र होता है मानक विचलन बाय समांतर माध्य, याद रखिएगा। और इसको अगर यहाँ पर इसको प्रतीक में बताए तो मानक विचलन को फाई बोलते हैं, और ये सॉरी सिग्मा, और समांतर माध्य को एम से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका हो जाएगा सिग्मा बाय एम, तो याद रखिएगा। और अगर आपको पूछे विक्षेपण की परिभाषा, तो विक्षेपण बतलाता है कि पदों के मान के माध्य आसपास कहाँ तक फैले हुए, ठीक है, खालिस्तान में पूछा जाता है। और मानक विचलन में विचलन सदैव खालिस्तान से ही होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मानक विचलन में हमेशा जो विचलन होता है समांतर माध्य से ही होता है, ठीक है। और मानक विचलन के वर्गों को प्रसरण भी कहते हैं, क्या सॉरी प्रसरण भी कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मानक विचलन के वर्गों को खालिस्तान भी कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रसरण, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर विचरण को खालिस्तान भी कहते हैं, तो विचरण को विक्षेपण भी कहते हैं। और आपको यहाँ पर मैं आपको 3 टॉपिक बता रहा हूँ जिनकी परिभाषा आपको याद करके आना है, मानक विचलन की, और विक्षेपण की, और माध्य विचलन की। और साथ ही इनके सूत्र भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको मानक विचलन का सूत्र बता दिया है, अब इन दोनों की परिभाषा पढ़ोगे तो आपको सूत्र भी याद हो जाएगा। तो इन तीनों की परिभाषा आपको पढ़ के जाना है, और विचलन गुणांक का सूत्र भी आपको पढ़ लेना है। विचलन गुणांक का सूत्र होता है सिग्मा बाय एम, ये तो होता है मानक विचलन का। तो अगर आपसे इसमें 1000 का गुना करोगे तो विचलन गुणांक का सूत्र, सॉरी 100 का गुना करोगे तो उसमें विचलन गुणांक का सूत्र हो जाएगा, क्या होता है, सिग्मा बाय एम इंटू 100। तो ये आपका जो लास्ट चैप्टर सांख्यिकी, उसमें से आपको 2 अंक के सॉरी ऑब्जेक्टिव के 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो यहाँ पर आपको केवल इतना ही क्वेश्चन पढ़कर जाना है। यहाँ पर आपको 2 अंकों के क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो 2 अंक आपका जो फर्स्ट चैप्टर प्रकाश लाइट, उसमें से 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन ही तैयार करना है उसी के बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करना है, प्रकाश के 2 गुण, कितने गुण, 2 गुण, केवल 2 ही गुण याद करना है, और 2 गुण याद कर लोगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सरल बताता हूँ, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है, प्रकाश आप सभी जानते ही है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। और यहाँ पर दूसरा है, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, बस या यूँ लिखिएगा, ये नहीं लिखोगे, ठीक है, मत लिखो। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, अर्थात प्रकाश गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, बस 2 ही याद करना। तो इसमें से आपको 6 दे रहा हूँ, उसमें से 2 तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना, क्वेश्चन का यहाँ पर आपको याद करके जाना, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके दोष के उत्पन्न होने के कारण लिखिए, और इसे किस प्रकार दूर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, निकट दृष्टि दोष के कारण मनुष्य को पास वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, उल्टा है, देखना, निकट दृष्टि दोष के कारण मनुष्य के पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु से स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। बच्चे क्या करते हैं निकट दृष्टि दोष के कारण में, तो निकट दृष्टि दोष में बच्चे लिखकर आ जाते हैं कि मनुष्य को पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु, मनुष्य को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु से, दूर की जो वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें मनुष्य को पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु से वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, नेत्र में दोष उत्पन्न के 2 कारण है, क्या है, पहला कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, और दूसरा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। इसका निवारण भी यहाँ पर दिया है। इस दोष के निवारण के लिए ऐसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, बहुत ही सरल है। उसी के बाद यहाँ पर इसी चैप्टर से आपको याद करके देना, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में कोई 2 अंतर। इससे ये फायदा हो जाएगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की अगर आपको विशेषताएं पूछी जाए तो इसी आप लिख सकते हो। तो पहला, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या, उत्तल लेंस बीच में मोटा था, किनारों पर पतला होता है, इसकी पहली विशेषता भी होगी। दूसरा क्या, उत्तल लेंस में बीच में पतला था, किनारों पर मोटा होता है, ये उत्तल लेंस की पहली विशेषता होगी। और अंतर की बात करें तो अंतर तो यहाँ पर बता ही रहा हूँ। दूर दृष्टि दोष के निवारण में इसका उपयोग कहता है, किसका, उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग कहता है, अभी ऊपर बताए, किसका, अवतल लेंस का। तो याद रखिएगा, इसकी विशेषता भी हो गई और अंतर भी हो गया। किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपकी तैयारी 100% होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करके जाना है। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, दूर दृष्टि दोष क्या है, इस दोष के उत्पन्न होने के कारण लिखिए, इससे किस प्रकार दूर करेंगे। तो आप सभी को जैसे मैंने ऊपर बताया था, निकट दृष्टि दोष उसी के विपरीत है। वहाँ पर आप सभी को, यहाँ पर आप थोड़े से, यहाँ पर आप ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर ध्यान जरूर रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर दृष्टि दोष में जो मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर दृष्टि में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो पास की वस्तु तो मतलब जो निकट की जो लेकिन पास की वस्तु वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार निकट दृष्टि दोष में यहाँ पर जो पास की वस्तुएं है वो मतलब स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु से स्पष्ट नहीं दिखाई जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिएगा, आप सभी को यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। इसका क्या कारण, यहाँ पर आपको अगर पूछा है कि दूर दृष्टि दोष का क्या कारण है, तो यहाँ पर 2 ही कारण पूछेगा, या तो आपको 2 ही नंबर का पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ पर या तो ये पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष क्या है, या ये पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष के उत्पन्न होने के 2 कारण लिखे। तो 2 कारण क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, वहाँ पर बढ़ जाती थी, और यहाँ पर दूसरा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, वहाँ पर कम हो जाती, ठीक है। तो उसके विपरीत ही अगर
अंतर पूछे तो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको इसी चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है। मानव नेत्रों और फोटोग्राफी कैमरे में अंतर लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि कैमरे के लेंस की फोकस दूरी स्थिर रहती है और आँख के लेंस की फोकस दूरी स्थिर नहीं रहती है। ठीक है। दूसरा है वस्तु का प्रतिबंध फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करने के लिए वस्तु तथा लेंस के बीच की दूरी व्यवस्थित की जाती है। दूसरा है वस्तु का प्रतिबंध रेटिना पर प्राप्त करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाई बढ़ाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर मानव नेत्र और फोटोग्राफी कैमरे में भी अंतर आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को तैयार जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो बताए जा रहे हैं वो पेपर में आपको 100% पूछे जाएंगे, तो तैयारी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। इसी के बाद आपको चैप्टर से तैयार कर जाना प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हो, साथ ही प्रकाश के परावर्तन को भी पढ़ लीजिएगा। अब प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार आ रही है तो अपने मार्ग से कैसे हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है तो वह उस माध्यम से टकराकर उसी दिशा में वापस चली जाती है, तो ये परावर्तन होता है। और यहाँ पर ये विचलित हो जाती है, उसे अपवर्तन कहते हैं। सरल है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है। और इसी चैप्टर से आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी लेंस के कोई उपयोग लिखिए, कितने 2 उपयोग याद करना है। एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्या उपयोग, क्या उत्तल और उत्तल लेंस का उपयोग दृष्टि दोष निवारण तो चश्मों में। ठीक है। या यूं लिखिएगा, लेंस का उपयोग चश्मों में किया जाता है। ठीक है। और प्राकृतिक यंत्रों में किया जाता है। बस आप इतना लिखोगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर से दूसरा चैप्टर आपका जो मैग्नेटिक चुंबकत्व, उसमें से भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करके जाना। यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर रियल पेपर दो, रियल पेपर दो। रियल पेपर के चक्कर में मत रहो दोस्तों। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बताए जाते हैं उन क्वेश्चनों की तैयारी करो। इससे पहले मैंने आपको पशुपालन की तैयारी करवाई थी। पशुपालन के लिए मैंने आपको 3 PDF दिए थे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 वीडियो भी दी थी। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पेपर को देखिए, उसमें आपको मैंने जो क्वेश्चन बताए थे वही के वही क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों को तैयार करो। और साथ ही यहाँ पर आपकी सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर आपको चुंबकत्व वाले चैप्टर से आपको यहाँ पर क्वेश्चन तैयार करना है। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, या यूं लिखिए कि चुंबकीय बल के कोई 2 गुण, कितने चुंबकीय बल रेखाएं के कोई 2 गुण भी, या यूं पूछेगा चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, या 2 नंबर में पूछेगा चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण लिखे। 2 गुण पूछना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर 2 गुण पूछ ही लेता है। देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले समझिए चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचा हुआ निष्कर्म वक्र है, जिससे के सारे एकांक उत्तरी ध्रुव चलता है। ठीक है। अगर विशेषताएं की बात करें तो चुंबकीय बल सदैव उत्तरी ध्रुव से तथा दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है। मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या बोला है, चुंबकीय बल रेखा सीधे उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दूसरा, बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के, या यू कीजिए। दूसरा नहीं याद करना तो ये याद रखेगा, बल रेखाएं सभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है। और बल रेखाएं सीधे तल के लंबवत प्रारंभ होती है तथा लंबवत ही समाप्त होती है। आपको यहाँ पर जो दो सरल गुण लगते हैं वही याद कर लीजिए। आपको जो आसानी से याद हो जाए वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आप इस चैप्टर से आपको यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन भी तैयार कर जाना। आप जैसे चैप्टर का नाम भी है चुंबक, तो चुंबक के बारे में आप सभी को पता होना जरूरी है। चुंबक के कोई 2 गुण आपको याद करना ही है। आपको यहाँ पर पहला गुण पढ़ना है, चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। बस 2 ही गुण, यहाँ पर 6 दे रहा हूँ, उसमें से 2 आपको 2 अच्छे लगते हो याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको इस चैप्टर से पढ़ना है चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के प्रकार लिखिए। तो अगर चुंबक की परिभाषा पूछे तो सिर्फ आपको प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक लिखना, उनकी परिभाषा नहीं लिखना है। और अगर आपको चुंबक के प्रकार पूछे तो दोनों को लिखना है और साथ ही उसके परिभाषा भी आप लिख सकते हो। तो वो बता यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं पढ़कर बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद आपके चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर जाना है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बहुत ही सरल है। किसी चुंबक के चारों, मान लीजिए कोई चुंबक ये रखा हुआ है, यहाँ पर ये कोई चुंबक रखा, इसके आसपास का जो क्षेत्र वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही सरल है। क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ तक चुंबक के आकर्षण का प्रभाव जाना जा सके चुंबकीय क्षेत्र करता है। मान लीजिए कि कोई चुंबक रखा है, यहाँ पर इस चुंबक का जहाँ तक क्षेत्र होगा, मतलब जहाँ तक इसका प्रभाव होगा, वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, बहुत ही सरल है। इसके बाद नेक्स्ट मतलब आपको यहाँ पर से याद करना, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो याद रखें, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र के इसमें समान विभव के बिंदु मिलाने वाली काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो बिंदु है इनको ही समविभव पृष्ठ कहते हैं।
हैं, ठीक है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन इस बार भी पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्या विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। ये आपका जो विद्युत विभव, आपका जो विद्युत वाला चैप्टर, उसमें से 2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 100% आपको तैयार करना ही है। विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए, तो बहुत ही सरल है और आपको ये याद करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कारक क्या है, चालक के आवेश पर, ठीक है। विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला चालक आवेश पर निर्भर, दूसरा चालक के आकार पर, तीसरा अन्य चालकों की उपस्थिति पर और चौथा चालक के चारों ओर के माध्यम पर, ठीक है। ये 4 याद करके जाना ही है। 2 नंबर आपको 100% ये क्वेश्चन पूछेगा, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। इसी चैप्टर से आपको ये वाला क्वेश्चन भी तैयार करना है, क्योंकि 2 अंक के 2 पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर से, अथवा को मिलाकर कितने 4 पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये तैयार करके जाना है। चालक के प्रतिरोध का प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो क्या है, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ मतलब क्षेत्रफल पर और पदार्थ पर और चालक के ताप पर, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर एक बार पढ़ोगे तो आराम से आप आसानी से याद कर लोगे, ठीक है। अभी टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है, आप तैयार करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल रेखा है, क्या इसके 2 गुण लिखिए। कितने, केवल 2 गुण। विद्युत बल रेखा वहाँ पर याद रखिएगा, वो चुंबकीय बल रेखाएं थी और ये विद्युत बल रेखा है। तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं के सबसे पहले परिभाषा लिखिए। तो विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा हुआ वो चुंबकीय क्षेत्र में खींचता था, ये विद्युत क्षेत्र में वो निष्क्रण वक्र जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है, ठीक है। विशेषता की बात करें तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। याद रखिएगा, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। तो याद रखिए, 2 ही तो याद करना है, बात सरल है, ठीक है। उसी के बाद आपको चैप्टर से समविभव पृष्ठ की परिभाषा मैंने आपको ऊपर बताई थी, साथ ही इसके 2 गुण याद कर लीजिएगा। तो क्या है, समविभव पृष्ठ पर आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत प्रारंभ होती है, ठीक है। और 2 समविभव विभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते। सरल है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, विभवांतर क्या है, तो बहुत ही सरल है। विभवांतर क्या, तैयार कर लीजिएगा। विभवांतर किसे कहते हो, तो विद्युत क्षेत्र में, तो आप पढ़ के याद रखिएगा और सूत्र भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका जो किन्वन, उसमें से आपको 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको पहला क्वेश्चन तैयार करके जाना है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, किन्वन की परिभाषा लिखिए। क्या पूछेगा आपको, किन्वन की परिभाषा लिखिए। और किन्वन, ये क्वेश्चन या तो पूछेगा आपको किन्वन की परिभाषा लिखिए 2 नंबर में। तो किन्वन की परिभाषा क्या, एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों को धीमी गति से, अभी यहाँ पर बच्चे कमेंट करेंगे सर आप आराम से समझाइए, तो अभी यहाँ पर मेरे को जल्दी जल्दी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको तैयारी भी करवानी है। अभी हम समझने के पास हमारे पास टाइम नहीं है, अब आपको तैयार करना ही पड़ेगा। समझना था पहले, आप समझ गए, अब याद कीजिए, रट्टा मारिए, कुछ भी करिए, लेकिन याद करिए, ठीक है। तो यहाँ पर यू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछेगा, किन्वन की परिभाषा, तो एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों का धीमी गति से सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन की क्रिया किन्वन कहलाती है। ये क्रिया धीमी एवं ऊष्माक्षेपी है, ठीक है। ये यू क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार पूछेगा, किन्वन के लिए कोई 2 अनुकूल परिस्थितियां लिखिए। तो पहली परिस्थिति क्या है, ताप। क्या है, पहली परिस्थिति ताप और दूसरी परिस्थिति है सांद्रता। तो ताप क्या है, किन्वन के लिए अनुकूलतम ताप 25 डिग्री से 35 डिग्री होना चाहिए और सांद्रता विलयन में शर्करा का सांद्रण 8 से 10% होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों किसी भी प्रकार पूछ लीजिए, आपको तैयार करना है और लिख के आना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों को तैयार करना, यूँ नहीं कि आप स्पिक कर दो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फिर अभी अगर आप तैयार करोगे तो पेपर के बाद अगर आप पछताओगे नहीं, और अगर अभी आप तैयार नहीं करोगे तो पेपर के बाद आकर आप पछताओगे, ठीक है। यहाँ पर इसी चैप्टर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। किन्वन के उपयोग लिखे। तो यहाँ पर आप मैं फटाफट बता देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो, किन्वन के उपयोग की बात करें तो यहाँ पर पहला उपयोग है सीरे और स्टार्च से इथिल अल्कोहल बनाने में, और दूसरा है फलों के रसों से एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में। यही क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार पूछ लिया जाएगी, किन्वन क्रिया का कृषि में क्या महत्व है, समझाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप आराम से इसे पढ़ लीजिए फटाफट, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर ये तो वाला क्वेश्चन बता दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर एथिल एल्कोहल के उपयोग पूछ लिया जाए। अगर आपको एथिल एल्कोहल के तो केवल 2 ही उपयोग पूछेगा, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो एथिल एल्कोहल के उपयोग पूछे तो आपको सबसे पहला उपयोग लिख के आना, शराब तथा एल्कोहल पेय पदार्थ बनाने में। ये तो याद हो जाएगा, शराब तथा एल्कोहल पदार्थ पेय बनाने में। और दूसरा याद कीजिएगा, टिंचर आयोडीन तथा पारदर्शक साबुन बनाने में, ठीक है। याद रखिए, ये आसानी से लिखिएगा, प्रयोगशाला में स्प्रिट लैंप ईंधन के रूप में या जीव विज्ञानी संबंधी नमूनों को सुरक्षित रखने में, ठीक है।
यहाँ 7 दे रहा हूँ, उसमें से 2 तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसी के बाद अगर आपको यहाँ पर एथिल एल्कोहल का तो बता दिया है, अगर एथिल का पूछे उसी के बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया के 2 परीक्षण लिखे, यूरिया का बायरूट परीक्षण लिखे या बायरूट परीक्षण क्या है, किसी भी प्रकार पूछ ले ये क्वेश्चन अधिकतर तो यही पूछा जाता है कि यूरिया के कोई 2 परीक्षण लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला परीक्षण यहाँ पर आपको उत्तर बता रहा है, बायरूट परीक्षण क्या है, यूरिया का एक शुष्क प्रणाली में लेकर धीरे धीरे गर्म करने पर अमोनिया गैस निकलती है तथा एक ठोस पदार्थ बायूरेट शेष बचता है। बायूरेट को जल में घोलकर 2-3 बूंदे NaOH विलयन मिलाकर 2-3 बूंदे कॉपर सल्फेट विलयन मिलाते हैं, विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है। दूसरा, यूरिया के सांद्र जलीय विलयन में सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर यूरिया नाइट्रेट का सफेद अवशेष प्राप्त होता है। फटाफट पढ़ने में थोड़े से यहाँ पर 2-3 शब्द गलत हो जाते हैं, कोई बात नहीं। आप सभी को यहाँ पर बायूरेट परीक्षण क्या आप यहाँ पर याद जरूर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर देना है, मेथेनॉल मेथिल एल्कोहल के उपयोग कितने, 2 उपयोग। पहला, पेंट वार्निश लाख गोंद सीमेंट आदि के विलायक के रूप में, और दूसरा एल्कोहल को विकृत करने के लिए रंग औषधि गंध के निर्माण में, किसी भी प्रकार, लेकिन याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट वाला, उसमें से आपको यहाँ पर ये नेक्स्ट पहला क्वेश्चन तैयार कर देना है, कार्बोहाइड्रेट के 2 कार्य कितने, केवल 2 कार्य कितने, केवल 2 कार्य। पहला कार्य विभिन्न कार्यों के लिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, और दूसरा कार्य ये शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं जिसमें शरीर का ताप स्थिर बना रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों को तैयार जरूर कीजिएगा, नहीं तो आप पेपर के बाद आकर बहुत पछताने वाले हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर देना है, मानव शरीर में प्रोटीन के प्रमुख कार्य लिखिए, कोई 2 कार्य, प्रमुख नहीं लिखे, केवल 2 कार्य लिखो। और सबसे पहला कार्य लिखना, ये शरीर में नए उत्तकों का निर्माण करते हैं और ये टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। कौन करता है, प्रोटीन। तो पहला ये शरीर में नए उत्तकों का निर्माण करते हैं और दूसरा टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से तैयार किया जाना है, जैव रसायन का महत्वपूर्ण केवल जैव रसायन के केवल 2 उपयोग कितने, केवल 2 उपयोग याद करना है, ठीक है। जैव रसायन के केवल 2 उपयोग याद करना है, कौन से भी आपको यहाँ पर 5 दे रहा हूँ उसमें से 2 याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर जाना है इस चैप्टर से, लिपिड्स का दैनिक जीवन में उपयोग। तो पहला, भूख लगने ना लगने देना, ठीक है, पहला उपयोग, और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या, कितना सरल है, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, क्यों फिर अपन यहाँ पर वो माता पक्षी करना, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आनुवंशिकी, तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना, आनुवंशिकी की परिभाषा लिखिए, या तो ये आपको यहाँ पर आनुवंशिकी की परिभाषा पूछेगा या तो कोई 2 महत्व पूछेगा। तो यहाँ पर परिभाषा की बात करें तो जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें आनुवंशिकता तथा विभिन्नता के कार्य का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाता है। यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसमें महत्व पूछा जाएगा। क्या है इंपॉर्टेंट, तो ये है कि कभी परिभाषा तो कम चांस की परिभाषा पूछे लेकिन महत्व जरूर पूछेगा, कोई 2 महत्व जरूर पूछेगा। या यूँ कहे कि कोई 2 लाभ पूछेगा, महत्व पूछेगा, तो क्या महत्व है, आनुवंशिकी विज्ञान के द्वारा फिलिया रतौंधी एनीमिया आदि रोगों का संतानों में पहुंचाने से रोक जाता है। दूसरा, मनुष्य की जाति को विकसित करने में आनुवंशिकी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 4 दे रहा हूँ, उसमें से 2 तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इस चैप्टर से 2, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको पादप प्रजनन का महत्व क्या है या पादप प्रजनन क्या है ये भी आपको पढ़कर जाना है। कोई आपको पादप प्रजनन के कोई 2 महत्व याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको सरल बता रहा हूँ, शीघ्र पकने वाली फसलों का आविष्कार किया जाता है, ठीक है, और दूसरा, उत्तम गुणों वाले पौधों का आविष्कार किया जाता है। बहुत ही सरल है, शीघ्र पकने वाली फसलों का आविष्कार किया उत्तम गुणों वाले पौधों का आविष्कार किया जाता है। बहुत ही सरल है, पादप प्रजनन का यही कोई 2 महत्व लिखना है, ठीक है। परिभाषा भी एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास गाइड हो तो, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर जाना है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चुनाव ही क्यों किया। या ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछाएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पर मटर का पौधा 1 वर्षीय शाख है, इसलिए कम समय में ही संकरण के परिणाम मिल जाते थे, ठीक है। और दूसरे कारण की बात करें तो मटर के पुष्प द्विलिंगी एवं स्वपरागित होने के कारण हमेशा अपने गुणों को सही अभिव्यक्त करते थे। तो यहाँ पर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया था, उसका यहाँ पर मैंने आपको 2 कारण बताए। ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इस चैप्टर से अगर आप पढ़ना चाहो तो संकरण से आप क्या समझते हो ये एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर 2 ही तो वाक्य एक बार पढ़ लोगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि अधिकतर ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पर इस चैप्टर से पूछा जाता है कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी क्या है। तो इसकी यहाँ पर मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा किसी जीव की आनुवंशिक इकाई DNA में पुनः संयोजन पैदा किया जाता है, फलस्वरूप जीव का
आनुवंशिक की संरचना बदल जाती है तथा उपयोगी लक्षण इसमें विकसित हो जाते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। बस इतना ही है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा तो इस क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपका भाई आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें तैयार जरूर कीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है सांख्यिकी वाला, उसमें से आपको 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना है वर्गीकरण क्या है। तो वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके संभावित एवं महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है। वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके संभावित एवं महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जा सकते हैं। ठीक है, सरल है, एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछाता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। क्या पूछेगा? प्राथमिक एवं द्वितीय आंकड़ों में अंतर, केवल 2 अंतर। कितने अंतर? 2 अंतर। पहला अंतर की बात करें तो प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं और सांख्यिकी विधियों में इनका प्रयोग कच्चे माल की तरह होता है। अगर द्वितीयक आंकड़ों की बात करें तो द्वितीयक आंकड़े पहले से ही उपलब्ध होते हैं तथा सांख्यिकी विधियों में इनका उपयोग तैयार माल के रूप में होता है, इनका कच्चे माल के, इनका तैयार माल में। ठीक है, और दूसरे की बात करें तो प्राथमिक आंकड़े अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करते हैं और द्वितीयक आंकड़े वे जो पहले एकत्रित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, 2 अंतर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हमको 5-6 अंतर बता रहा हूँ, उसमें से 2 तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको इस चैप्टर से पढ़ के जाना है आंकड़ों का सारणीयन। क्या है? आंकड़ों का सारणीयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या होती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सारणीयन होता है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले सारणीयन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सारणीयन क्या है? सारणीयन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किए जाने वाली सांख्यिकीय तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। क्या है सारणीयन? क्या समझिए, सारणीयन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किए जाने वाला सांख्यिकीय तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार करना है तो करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन क्या था, आंकड़ों का सारणीयन करते समय कौन कौन सी बातों का याद रखना। केवल 2 बातें याद रखना है। सारणीयन का एक संक्षिप्त, स्पष्ट एवं पूर्ण शीर्षक होना चाहिए और दूसरा सारणीयन की रचना कागज के आकार के रूप में अनुरूप होनी चाहिए। बस 2 ही याद करना। ठीक है, उसके बाद वर्गीकरण के लाभ, वर्गीकरण की परिभाषा ऊपर पढ़ाई थी, 2 लाभ याद कर लीजिएगा। क्या? वर्गीकरण से आंकड़ों को सरल एवं संक्षिप्त बनाने जिसमें समझने की सुविधा स्पष्ट क्या सुविधा होती है। दूसरा, वर्गीकरण द्वारा आंकड़ों की तुलना करने में सहायता मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको इस चैप्टर से याद करना है, बहुत ही सरल है ये। इसी से आप अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। सांख्यिकी का महत्व क्या है? कोई 2, आर्थिक विश्लेषण, सांख्यिकी का महत्व, उपभोग में महत्व, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए मैं आपको 3 अंक के कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। तो सबसे पहला आपका जो हाइड्रोकार्बन, आपका जो चैप्टर 7 है हाइड्रोकार्बन, उसमें से आपको 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछेगा। तो उसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ के जाना है, मेथेन गैस के उपयोग लिखे। कोई 3, यहाँ पर कितने उपयोग लिखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप रियल पेपर के चक्करों में मत रहे। बच्चे कमेंट करते कि सर रियल पेपर बताइए, तो रियल पेपर के चक्कर में मत रहिए। आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवाई जा रही है। आप चैनल पर जो वीडियो दिए जा रहे हैं उनकी तैयारी कीजिए, आपका पेपर 100% अच्छा जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 अंक के लिए सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करना है, मेथेन गैस के उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर पहला उपयोग है फॉर्मल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल एवं मेथिक एल्कोहल के उत्पादन में। किसका? मेथेन गैस का। अगर आपको मार्स गैस पूछे तो मेथेन और मार्स गैस एक ही है। ठीक है, मेथेन गैस को ही मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, दूसरा ईंधन के रूप में, किसका? मेथेन गैस का ईंधन के रूप में उपयोग होता है। तीसरा हाइड्रोजन गैस के निर्माण में, और चौथा है कार्बन ब्लैक बनाने में जो कि छापे खाने की स्याही के रूप में प्रयुक्त होता है, और 5वां क्लोरोफॉर्म तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं 5 कितने यहाँ पर आपको मैं 5 उपयोग बता रहा हूँ, उसमें से आपको केवल 3 ही याद करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते हो तो आपके 3 अंक पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के बाद आपको इसी क्वेश्चन से अगर अथवा में पूछ लिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है, अधिकतर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। कौन सा? मार्स गैस। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि मेथेन गैस को ही मार्स गैस कहते हैं, तो इसके भौतिक गुण, कौन से गुण? भौतिक गुण याद रखिएगा, रासायनिक गुण नहीं, भौतिक गुण। तो अगर मार्स गैस के या मेथेन गैस के भौतिक गुण की बात करें तो ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। ठीक है, मीथेन गैस में ना रंग होता है, ना गंध होती है, और ना ही इसका स्वाद होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सरल है। एक बार पढ़ोगे, अभी वीडियो देखते जाइए और पढ़ते जाइए, उसके बाद एक बार फिर से पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आराम से आप तैयार कर लोगे। ठीक है, दूसरा अगर इसके गुण की बात करें, भौतिक गुण, तो ये वायु से हल्की गैस है। किससे? मार्स गैस जो मीथेन गैस है वो वायु से हल्की होती है। ठीक है, तीसरा, ये जल में अविलय किंतु ईथर एल्कोहल में विलय होती है। याद रखिएगा, ये जल में अविलय होती है किंतु ईथर एल्कोहल में विलय होती है। याद रखिएगा, और ये उदासीन होती है, ये ज्वलनशील होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको 6 भौतिक गुण बता रहा हूँ, उसमें से आपको 3 याद करना है। ठीक है, इसके बाद आपको इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन भी पढ़कर चले जाना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, गोबर गैस के संयंत्र लाभ लिखिए। तो यहाँ पर गोबर गैस के संयंत्र लाभ कौन कौन से? केवल 3 लाभ लिखना है। तो पहला है प्रदूषण रहित, धुआं रहित ईंधन प्राप्त होता है। दूसरा है खाद, उत्तम खाद प्राप्त होता है जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। किसका?
गोबर गैस संयंत्र के लाभ है। और तीसरा, पशुओं के मूलमूत्र एवं अनुपयोगी चारे का सदुपयोग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से करते हो तो आपका 18 मार्च का पेपर आप पूरी तरह से अच्छे तरह से लिख के आओगे। इससे पहले मैंने आपको 2 अंक के क्वेश्चन भी बता चुका हूँ, 3 अंक के क्वेश्चन भी ये बता रहा हूँ, और इससे पहले मैंने आपको 1 अंक के मतलब आपके जो ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन वो भी बता चुका हूँ। अगर उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जाकर देख लीजिएगा। अभी इस वीडियो को स्किप मत करो। ठीक है, इसके बाद आपको इस चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार किया जाना, एथिलीन के भौतिक गुण या एथिलीन के उपयोग। तो यहाँ पर मैं आपको एथिलीन के भौतिक गुण भी बता देता हूँ और साथ ही उपयोग भी बता देता हूँ। 3 तो याद करना है, जैसे कि ये एथिलीन भी रंगीन हल्की मीठी गंध वाली गैस है। रंग तो नहीं होता लेकिन इसमें जो गंध होती है वो मीठी हल्की होती है। ठीक है, हल्की मीठी गंध वाली गैस है। दूसरा, ये जल में अविलय किंतु एथर एल्कोहल में विलय है। उसी प्रकार जैसे कि मेथेन गैस जल में अविलय, तो ये तो आप सभी जगह लिख सकते हो। ठीक है। तीसरा, इसके सूंघने पर बेहोशी आती है, अतः यह निश्चेतक है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर इसके बात करेंगे तो इसका क्वथनांक 104 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 169 डिग्री सेल्सियस है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कीजिएगा। और इसके बाद अगर आप इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग में आपको यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको पूछे कि निश्चेतक क्या है तो एथिलीन गैस को ही निश्चेतक कहते हैं। ठीक है। उपयोग की बात करें तो ठंडे देशों में हरे फलों को पकाने में। ठीक है, इसका उपयोग क्या किया जाता है? ठंडे देशों में हरे फलों को पकाने में। दूसरे की बात करें तो निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन के। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 3 ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, नहीं इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ऑब्जेक्टिव नहीं, केवल 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का आप टेंशन मत लो। इसके बाद आपको इस चैप्टर से एक बार पढ़ लेना है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर कितने, तीन ही अंतर पढ़ना है, तो एक बार तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, गोबर गैस संयंत्र के रखरखाव में कौन कौन सी सावधानी आवश्यक है। तो यहाँ पर आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपका जो हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है उसमें से 3 अंक के लिए केवल इतने ही क्वेश्चन पढ़ना है। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? कुलों का अध्ययन। चैप्टर 12 जो आपका है कुलों का अध्ययन, उसमें से आपको 3 अंक के कितने 2 क्वेश्चन पूछेगा। कितने? 3 अंक के 2 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन मतलब आपको इस चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अगर आपको 6 अंक कवर करना है तो इस चैप्टर को आसानी से पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सभी को मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपको तैयार करना है। मालवेसी कुल के किन्हीं 3 पौधों के सामान्य नाम एवं वनस्पतिक नाम लिखिए। कितने? 3 अंक में पूछेगा तो 3 ही लिखना। ठीक है, पहले क्वेश्चन के तो अगर मालवेसी कुल के किन्हीं 5 पौधों के नाम, तो पहले पौधे की बात करें तो पहला है कपास। कपास का वानस्पतिक आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा है भिंडी। अगर यहाँ पर मैं आपको समझाने बैठूंगा तो वीडियो की ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, गुड़हल, आपको यहाँ पर गुलखेरा और पटसन भी दिया, 5 में से 3 याद कर लीजिएगा। और साथ ही अगर आपको ये क्वेश्चन भी, अगर आपके पास टाइम है तो ग्रीमनी कुल के आर्थिक महत्व के पौधों के साधारण नाम एवं वनस्पतिक नाम। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा पौधा चावल, खसखस, बांस और मक्का। चारों को पढ़ लीजिएगा और वनस्पतिक नाम भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के जाना है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए कोई 3 बिंदु। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो तैयार तो ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। तो इस कुल का आर्थिक महत्व निम्न प्रकार है। पहला खाद्य पदार्थ। कौन सा है? खाद्य पदार्थ। तो भिंडी के फूल, सेमेल की पुष्प कलिकाएं सब्जी के रूप में प्रयुक्त की जाती है। दूसरा रेशे, कपास से रेशे प्राप्त किए जाते हैं जिससे सूती कपड़े बनाए जाते हैं। मेथी, पटसन तथा पटवा के तनों से रेशे प्राप्त होते हैं जिससे रस्सियां तथा चटाई बनाई जाती है। ठीक है। तीसरा औषधि के रूप में तो यूनिना रिपिएंडा की जड़ों तथा छाल से निकला हुआ रस हाइड्रोफोबिया रोग में काम आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मालवेसी कुल का अगर आपको आर्थिक महत्व पूछे कोई 3 बिंदु पर, कोई 3 बिंदु पर ही पूछेगा, क्योंकि ये 3 अंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें स्पीक नहीं करना है। और इससे पहले मैं आपको जितने भी वीडियो दे रहा हूँ सभी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इसके बाद आपको इस चैप्टर से पढ़ के जाना है, मालवेसी कुल के पहचान के लक्षण लिखिए कोई 3। तो पहला, पौधे शाकीय या काष्ठीय होते हैं। दूसरा, पुष्प द्विलिंगी पंचतई एपिक्लिक सहित होता है। दल पुंज व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर पाठ दे रहा हूँ, उसमें से आपको जो 3 सरल लगे लक्षण वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको इस चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के जाना जो कि आपके पेपर में 100% आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 2010, 13, 19, 20 और अब अधिकतर ये क्वेश्चन आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और आपका जो अभी अभ्यास प्रश्न पत्र पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रूसी फेरी कुल के किन्हीं 3 विशिष्ट लक्षण लिखे। तो पहला लक्षण है पौधे प्राय शाखीय होते हैं। ऊपर मैंने जो बताया था उसमें भी शाखीय ही थे। यहाँ पर पुष्प द्विलिंगी चतुष्टीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाठ दे रहा हूँ उसमें से भी आपको 2, 3 याद करना है। कितने? 3।
ठीक है। इसके बाद इसका आर्थिक महत्व भी याद करना है आपको। कोशी फ्रे का आर्थिक महत्व लिखिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपको मैं इतने क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, तो इस चैप्टर से आपको इसलिए इतने क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 अंक के कितने 2 क्वेश्चन पूछेगा। 3 अंक के कितने 2 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब इस चैप्टर से आपको टोटल 4 अथवा को मिलाकर कितने 4। तो यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से 4 क्वेश्चन 100% आपके आएंगे, उसमें से केवल आपको 2 ही लिखना है। तो तैयार जरूर कर लीजिएगा, 6 नंबर आपके पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आप वो पूरी तरह से कवर करते हो तो आपके 12 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर अब क्या है क्रूसीफेरी के आर्थिक महत्व के पौधों के साधारण नाम एवं वानस्पतिक नाम लिखे। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्त का वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ सोलेनेसी कुल के आर्थिक महत्व, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसका आर्थिक महत्व भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 3 बिंदु का आर्थिक महत्व है, आप तैयार कर लीजिएगा। 5 बता रहा हूँ उसमें से 3, जैसे कि यहाँ पर पहला है खाद्य पदार्थ आलू बैगन टमाटर आदि सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा है मसाले मिर्च पाउडर मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, बहुत ही सरल है। तीसरा है औषधि धुतुरा एंट्रोपा बेलडिना असुगंध आदि का उपयोग औषधियों के बनाने में किया जाता है। तो बहुत ही सरल है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको इस चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पढ़ के जाना है ग्रेमनी कुल का आर्थिक महत्व। कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या कभी कभी क्या कभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो पढ़ लीजिएगा। पहला खाद्य पदार्थ, दूसरा शर्करा बास रेसे इत्र, 5 में से 3 तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आर्थिक महत्व, सॉरी वहाँ पर तो आर्थिक महत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है कृषि सांख्यिकी 1। कृषि सांख्यिकी 1 आपका जो चैप्टर 18 है उसमें से आपको 3 अंक का केवल एक क्वेश्चन पूछेगा और 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको इस चैप्टर से मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताए थे, 2 अंक के क्वेश्चन जो बताया था उस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन बता चुका हूँ। इस वीडियो में आपको मैं 3 अंक, तो याद रखेंगे यहाँ पर 3 अंक के क्वेश्चन कभी 2 अंक में भी पूछ लिया था। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको 2 अंक में पूछ लिया जाएगा या 3 में भी पूछ लेगा। तो 3 अंक की बात करें तो यहाँ पर आपको प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर याद करना है। कितने 3 अंतर याद करना है, याद रखिएगा। इसमें आपको 2 अंक का भी पूछेगा और 3 अंक का भी पूछेगा। ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके 5 अंक कवर होने वाले। तो यहाँ पर प्राथमिक आंकड़ों की बात करें तो प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं और ये सांख्यिकी विधियों में इनका प्रयोग कच्चे माल की तरह होता है। और द्वितीयक आंकड़ों की बात करें तो द्वितीयक आंकड़े पहले से ही उपलब्ध होते हैं। ठीक है। तथा सांख्यिकी विधियों में इनका प्रयोग तैयार माल के रूप में होता है। और दूसरा अंतर मतलब प्राथमिक आंकड़े में अगर दूसरे अंतर की बात करें तो ये प्राथमिक आंकड़े अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करते हैं। और यहाँ पर द्वितीयक आंकड़े में जैसा कि मैंने बताया कि द्वितीयक आंकड़े वे जो पहले एकत्रित किए जा चुके हैं या उपलब्ध होते हैं। ठीक है। तीसरे अंतर की बात करें तो प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में समय धन और श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में समय धन और श्रम की अधिक आवश्यकता होती है और द्वितीयक आंकड़ों को बिना समय धन और श्रम लगाए ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। ये 3 अंतर आपको याद कर लेना है। 3 अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा ही जाता है कि प्राथमिक द्वितीयक आंकड़ों में अंतर लिखिए। ठीक है। इसके बाद आपको इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन भी पढ़कर चले जाना है। आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण के 3 लाभ लिखिए। तो सबसे पहला आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है समझिए। आंकड़ों का वर्गीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके संभावित एवं महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जा सकते हैं। ठीक है। ये आंकड़ों का वर्गीकरण की परिभाषा हो गई। अब इसके लाभ की बात करें तो इस वर्गीकरण के लाभ 3 लाभ निम्नलिखित है। पहला लाभ है वर्गीकरण से आंकड़ों को सरल एवं संक्षिप्त बनाने हेतु इसे समझने में सुविधा होती है। ठीक है। पहला लाभ तो यही है। दूसरा लाभ की बात करें तो वर्गीकरण द्वारा आंकड़ों की तुलना करने में सहायता मिलती है। ठीक है। तीसरे लाभ की बात करें तो वर्गीकरण से आंकड़ों की समानता और असमानता स्पष्ट हो जाती है। तो याद रखिएगा, ये 3 अंक में आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण के 3 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन भी पढ़कर चले जाना है। सबसे पहले तो आपको सरनियन की परिभाषा पढ़ना है, क्योंकि सरनियन की परिभाषा आपको 2 नंबर में पूछ सकता है। तो यहाँ अगर आपको 3 अंक में पूछेगा तो आपको पूछेगा आंकड़ों के सरनियन की परिभाषा एवं 3 सावधानियां लिखिए। और अगर आपको 2 नंबर में पूछेगा तो आंकड़ों के सरनियन की परिभाषा पूछेगा। तो एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं। यहाँ पर आपके 2 फायदे हैं, परिभाषा भी याद रखिएगा और सावधानियां भी याद रखिएगा। 3 नंबर में पूछे तो 3 नंबर में लिखिएगा, 2 नंबर में पूछे तो 2 नंबर में लिख दीजिएगा। ठीक है। अगर सरनियन की परिभाषा मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है। अगर इसके सावधानी की बात करें तो सॉरी सरनियन की जो परिभाषा इससे पहले मैंने आपको 2 अंक के क्वेश्चन बताए थे, उसमें आपको मैंने बता दिया था। अगर आपने 2 अंक के क्वेश्चन नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सरनियन की परिभाषा मिल जाएगी। और इसके सावधानियों की बात करें तो सारणी का आकार ना तो बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा। ठीक है। और सारणी का शीर्षक अवश्य देना चाहिए। और तीसरा अन्वेषण के उद्देश्य हेतु सारणी के स्तंभ और पंक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद आपको इस चैप्टर से पढ़ के जाना है सांख्यिकी की परिभाषा तथा इसके कोई 4 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर सांख्यिकी की परिभाषा बात करें तो सांख्यिकी की परिभाषा ये यहाँ पर आप देख सकते हो। सांख्यिकी एक विज्ञान और कला जो प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समकों के संकलन, वर्गीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण, संबंध स्थापन, निर्वचन और पूर्णांक से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो ये सांख्यिकी की परिभाषा हो गई। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पर क्या पूछा था, सांख्यिकी के कार्य। तो सांख्यिकी कार्य की बात करें तो पहला कार्य है तथ्यों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करने में। दूसरे कार्य की बात करें तो विज्ञान द्वारा प्रतिपादित नियम एवं सिद्धांतों की परख करने में। और तीसरा तथ्यों के आपसी संबंध को स्थापित करने में। ठीक है, तीन ही आपको कार्य याद रखना है। आपके 3 अंक के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 6 दे रहा हूँ, उसमें अगर आप 6 याद करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। पर आपको सबसे पहला प्रश्न तैयार करके जाना है कि जो आपका जो चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको 4 अंक में पूछा जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है समांतर माध्य की परिभाषा एवं उनके कोई 2 गुण लिखे। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए आपको यहाँ पर 4 गुण तैयार करना है। समांतर माध्य की परिभाषा भी लिखनी है और साथ ही उसके 4 गुण याद करना है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो समांतर माध्य, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी पूछा था, समांतर माध्य के 4 गुण लिखिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि समांतर माध्य की परिभाषा तो याद करना ही है, साथ ही आपको उसके 4 गुण याद करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। किसकी? समांतर माध्य की परिभाषा देखते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है, समांतर माध्य वो मान है जो दिए गए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होते। समांतर माध्य वो मान है जो दिए गए पदों के योगफल, मतलब आपको जितने पद दिए गए उसका योगफल फिर जितने पदों की संख्या उससे भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य कहते हैं। अब इसके गुण क्या है, यहाँ पर आपको गुण याद करना है। सबसे मेन बात है आपको गुण याद करना। तो यहाँ पर इसका पहला गुण है इसकी गणना सरल है, समांतर माध्य की गणना सरल है। दूसरा गुण क्या है, दी हुई सामग्री को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है बीजगणितीय विवेचन के लिए उपयुक्त है। और चौथा ये समस्त पद पर मूल्य पर आधारित है। और पांचवा इसमें सामग्री को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आपको समांतर माध्य की परिभाषा भी बता दी गई है और आपको गुण भी बता गई है, तैयार कर लीजिएगा। और अगर इसके दोष याद करना है, समांतर माध्य के दोष, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा तैयार, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करते हो तो आपको ये 4 अंक का जो क्वेश्चन है वो, मतलब आपके जो 4 नंबर है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है जो कि आपको अंक, मतलब आपको यहाँ पर प्रश्न टाइप का आएगा, चाहे गणित के टाइप में। निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऊपर मैंने आपको समांतर समझा दिया, तो आप यहाँ पर आप समांतर माध्य कैसे ज्ञात करोगे, आपको कुछ इस प्रकार दिया जाएगा, वर्ग अंतराल, बारंबारता, फिर आपको इसको हल करना है। तो इस प्रकार इसका मध्यमान निकालोगे, फिर यहाँ पर निकल जाएगा। फिर इस प्रकार आपका जो सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है 2650 और 150 एफ, तो आप इसे भाग दोगे तो आपका जो समांतर माध्य निकल जाएगा। बहुत ही सरल है, अब इसी में से यहाँ पर से कर सकते हो। तो सरल है, अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा बोर्ड पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार किया जाना है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका की गणना कीजिए। आपको ये वाला प्रश्न तैयार करना है। यहाँ पर मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझाने बैठोगे तो बहुत टाइम होने वाला है, तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, आप तैयार कर लीजिएगा। और इसका जो PDF है वो डाउनलोड करना मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर आप देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 4 पर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को नोट करते जाइए। 4 अंक के जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में आने की संभावना 100% है। तो आप यहाँ पर तैयार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार किया जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, निम्नलिखित बारंबारता सारणी को बहुलक की गणना कीजिए। समांतर माध्य, फिर आपका माध्यिका और बहुलक, इनके सूत्र अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि बहुलक का यहाँ पर आप सूत्र देख सकते हो, इसका सूत्र अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे आपको जो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उन्हें भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार किया जाना, आपको बहुलक के गुण लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुलक किसे कहते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है। फिर आपको बहुलक के गुण याद करना है, तो यहाँ पर बताए गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको तैयार करके जाना ही दोस्तों, आदर्श माध्य के आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आदर्श माध्य किसे कहते हैं, उसके गुण यहाँ पर बताए गए हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। पहला स्पष्ट होना चाहिए, पहला गुण। दूसरा गणना सरल होनी चाहिए। तीसरा समझना सरल। और चौथा बीजगणितीय विवेचन की योग्य। मतलब 4 तो तैयार करने, क्योंकि ये 4 नंबर में आपको पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, बाद आपको तैयार करना है मौसम और जलवायु में अंतर।
जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतर वाले क्वेश्चन तैयार करना है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम और जलवायु में अंतर। तो यहाँ पर अगर आपने मौसम और ऋतु में अंतर याद कर लिया तो फिर मौसम के अंतर तो आपको पता ही है, फिर अब बस आपको जलवायु के अंतर याद करना है, मतलब मौसम और जलवायु। तो मौसम की क्या, ये जैसे कि मैंने बताया कि मौसम किसे कहते हैं, किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था मौसम कहलाती है। उसी प्रकार जलवायु किसे कहते हैं, किसी स्थान पर वायुमंडल में मौसम के दीर्घकालीन परिवर्तन की अवस्था जलवायु कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ रहे होगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मौसम के जो अंतर है वो याद रखना है, जो आपने ऋतु, मौसम और ऋतु में अंतर याद किए थे, उसी प्रकार यहाँ पर मौसम और जलवायु में अंतर याद करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको तैयारी में करवाऊंगा, आपको घबराना नहीं है। बस आप डेली यहाँ पर आपको जो वीडियो दी जाएगी, ये पार्ट 1 वीडियो है, आप ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद आपको 4 नंबर की पार्ट 2 वीडियो दी जाएगी, मैं बता रहा हूँ। फिर आपको 3, 2 और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस प्रकार आपके पार्ट 5 मतलब 5 पार्ट में आपकी पूरी तरह से आपका जो पेपर हो कंप्लीट तैयार करवा दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। वीडियो को बस शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर आप देखिए, आपको फिर एक क्वेश्चन 5 नंबर में याद करके जाना है, पाले से फसलों को बचाने के कोई 5 उपाय लिखिए। बहुत ही सरल है। पाले से मतलब जो आपके पाले आप समझते होंगे, पाले से फसलों को बचाने के कोई कितने 5 उपाय लिखने। तो यहाँ पर सबसे पहला उपाय क्या है, बहुमूल्य पौधों को पुलाव से ढक देना चाहिए। ठीक है, फिर सिंचाई कर देनी चाहिए। तीसरा, धुआं करके पौधों के आसपास के वायुमंडल को ताप बढ़ा देना चाहिए। चौथा, पहाड़ों पर पौधे ढाल पर लगाना चाहिए। और 5वां उपाय है, ऐसी फसलें बोनी चाहिए जो पाला अवरोधी हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सरल मैं आपको बता रहा हूँ, आप तैयार कर लीजिए। इसे आप पॉइंट में से अगर आपको उसका वर्णन करना चाहते हो तो वर्णन भी कर सकते हो, अगर वर्णन कर देते हो तो अच्छी बात है। यहाँ पर आपको ने 5 पॉइंट बता दिए, अब इसका वर्णन भी कर सकते हो। अगर वर्णन करोगे तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आप इतना छोटा नहीं लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में वर्षा की विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, अधिकतर ये क्वेश्चन आता ही है कि भारत में वर्षा की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भारत की जो 5 विशेषताएं लिखनी है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना, आपको 5 विशेषताएं याद कर लीजिए। तो यहाँ पर पहली विशेषता आपको याद करना है, हमारे देश में वर्षा की मात्रा अनिश्चित होती है। कभी कभी औसत से अधिक वर्षा के कारण बाढ़ तथा कभी कभी इतनी कम वर्षा होती है कि सूखा पड़ जाता है। ठीक है, ये हमारे भारत की वर्षा की विशेषता है कि हमारे देश में कभी कभी तो इतनी ज़्यादा वर्षा हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, और कभी कभी इतनी कम हो जाती है कि इसका सूखा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। दूसरी विशेषता है, कभी कभी लंबे समय तक पानी न बरसने के कारण फसलों के लिए सिंचाई करनी पड़ती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जैसे अगर जो वर्षा के दिन होते हैं उसमें अगर पानी बहुत दिनों तक मतलब जो वर्षा नहीं होती तो फिर हमको सिंचाई करनी पड़ती है। तीसरा है, शीतकालीन वर्षा की अनिश्चितता के कारण कभी कभी उत्तरी भारत में 3-4 मुहाटे हो जाते हैं तथा कभी कभी एक बूंद पानी भी नहीं बरसता। ये भारत की वर्षा की विशेषता है। ठीक है, चौथा है, उत्तर भारत के मैदानों में कभी कभी मई जून में भी पानी बरसता है। 5वां, भारत में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, जैसे असम राज्य के किसी स्थान पर 1270 सेंटीमीटर मतलब 1270 सेंटीमीटर तक, तथा राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में औसतन वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भारत की जो विशेषता है, भारत की वर्षा की जो विशेषता है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। फिर से एक बार आप अगर अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका जो पीडीएफ मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका जो वाष्प उत्सर्जन, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करके जाना है। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको तैयार करके जाना है, वाष्प उत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में कोई 5 अंतर लिखिए। यहाँ पर मैं आपको 5 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए 5 अंतर तो लिखने ही पड़ेंगे, और अंतर वाले क्वेश्चन आपको तैयार करना ही करना है। आपके पास अभी समय है, आप तैयार कर लीजिए। फिर उधर अगर आप पेपर, अभी आपका जो पेपर है वो मार्च में होने वाला है, तो यहाँ पर तैयार कर सकते हो। और अर्धवार्षिक का पेपर तो आप जब 2 जनवरी को आपका अर्धवार्षिक का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद कर लीजिए, वाष्प उत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में कोई 5 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वाष्प उत्सर्जन एक जैविक क्रिया है और जो वाष्पीकरण वो एक भौतिक क्रिया है। ठीक है, वाष्पीकरण का उदाहरण अगर आप देख सकते हो, अगर आप गर्म पानी करते हो तो यहाँ पर आप समझ जाओगे। दूसरा, इस क्रिया में विभिन्न दबाव उत्पन्न होते हैं, इस क्रिया में कोई दबाव उत्पन्न नहीं होता। एक तरफ के अंतर याद करोगे तो दूसरे अंतर अपने आप याद हो जाएगी। जैसे ये रक्षित कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित रहती है, यह अनियंत्रित रहती है। ठीक है, यह क्रिया केवल जीवित कोशिकाओं में होती है, यह क्रिया खुली सतह से होती है। ठीक है, यह क्रिया नियंत्रित होती है, यह क्रिया अनियंत्रित होती है। बहुत ही अच्छे अंतर है, बहुत ही सरल अंतर है, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको यहाँ पर पूरी सामग्री दी जा रही है, आप उसे केवल पढ़िए। यहाँ पर आपको मैं डेली वीडियो दूंगा, आप केवल पढ़िए और तैयारी कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप समझ जाइए कि आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, हमारी टीम आप सभी के साथ है, आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर तैयारी में करवाने वाला हूँ। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार किया जाना है, विसरण और परासरण। परासरण को रसाकर्षण भी कहते हैं। ठीक है, याद करना।
रस आकर्षण, ठीक। विसरण और परासरण में क्या अंतर है? कोई 5 अंतर लिखना है, 4 को छोड़ो, 5 अंतर लिखना है। विसरण एवं परासरण में कोई 5 अंतर लिखे, तो यहाँ पर अंतर दिया गया, आप यहाँ पर तैयार कर लीजिए। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीशोषण तथा अनऑक्सीशोषण में 5 अंतर लिखिए, ठीक है। अब इसे 10th में भी आपने पढ़ा ही होगा। ऑक्सीशोषण तथा अनऑक्सीशोषण में 5 अंतर याद करना है। ऑक्सीशोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, याद रखिएगा। ऑक्सीशोषण ये अधिकतर ऑब्जेक्टिव में, लेकिन इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा रहा, आपका केवल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो यहाँ पर आप तैयार कीजिए, ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। कौन सी क्रिया? ऑक्सीशोषण। और अनऑक्सीशोषण ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। उपस्थिति, अनुपस्थिति, बाकी सभी की वही लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, इस क्रिया में, कौन सी क्रिया में? ऑक्सीशोषण में। इस क्रिया में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा CO2 तथा H2 उत्पन्न होता है, और इस क्रिया में ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा लैक्टिक अम्ल तथा इथिल अल्कोहल उत्पन्न होते हैं, ठीक, याद कर लीजिए। तीसरा, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीजन से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है एक अणु ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीजन से 54 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। ये अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑक्सीशोषण ऑक्सीशोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, सत्य असत्य? सत्य। अनऑक्सीशोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, असत्य असत्य? असत्य। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसका चौथा अंतर है, इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP अणु मुक्त होते हैं, और इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से 2 ATP अणु मुक्त होते हैं, ठीक है। ये क्रिया उच्च जीवों में होती है, और ये निम्न जीवों और मांसपेशियों में होती है, ठीक है। यहाँ पर आपने ऑक्सी और अनऑक्सी में भी अंतर याद कर लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए। अगर आपको ये तो मैंने आपको गाइड से बताया है, अगर आप अपने प्रश्न बैंक से याद करना चाहते हो तो प्रश्न बैंक से भी याद कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैं 2 आंसर बता रहा हूँ, जिसमें आपको जिसमें सरल लग रहा हो वैसे याद कर सकते हो। लगभग दोनों सेम ही है, ठीक है, इसमें वाला ये अंतर नहीं था। इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। बाकी तो वो सेम है, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। तो अब बात आती है, सर हम इसका जो PDF है वो किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हो? आप बता रहे हो कि मैं इसका जो PDF डाउनलोड करना बताऊंगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो PDF है आपको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है। PDF डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको PDF डाउनलोड करने का बताने से पहले आपको मैं बता रहा हूँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जहाँ दोस्तों टेलीग्राम चैनल रूपसेप क्लास को आपको ज्वाइन कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हो रूपेशेप क्लासेस, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल वो मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसका जो PDF वहाँ पर आपको मैंने दे दिया, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, नहीं तो हमें इंस्टाग्राम पर जाकर पर्सनल DM भी कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करना है, नहीं तो इंस्टाग्राम की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप इंस्टाग्राम पर जाते हो तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट जानकारी वो स्टोरी के माध्यम से दी जाती है, जिसकी वीडियो नहीं बनाई जाती तो आपको स्टोरी के माध्यम से छोटी जानकारी दी जाती है। और वहाँ पर क्यूज भी कराई जाती है, जिससे आपकी जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है वो कवर हो जाते हैं। तो रूपेशेप क्लास चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जिससे आप PDF डाउनलोड करना सकते हो। लेकिन सबसे मेन बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों की वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।